काम क्या है। बेटा जब हम कहते हैं सॉलिड स्टेट, तो आप बचपन से पढ़ते आए हैं, जब आपने पहली बार स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा कि सॉलिड्स आर दोज विच हैव वेल डिफाइंड शेप्स, वेल डिफाइंड वॉल्यूम, they do not have any sort of movement of constituent particles, only kinetic energy possessed by them is vibrational kinetic energy। तो अभी हमने इस चैप्टर में क्या करना है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है। सबसे पहले सॉलिड दिखता कैसा है, देखने के बेस पर उसे कैसे क्लासिफाई किया गया, फिर उसके डीप चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करके उसे स्टडी के लायक बनाएंगे, फिर जो चीज बनी उसकी स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज लास्ट में पढ़ेंगे कि ये सारा स्टडी करने के बाद हम सॉलिड स्टेट में कौन सी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं या कौन सी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हम डेवलप करते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ सॉलिड स्टेट। यहाँ कुछ थियरी जो होगी वो आप बुकलेट से पिक करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थियरी है वो आपको क्लास में करवाई जाएगी, राइट। तो लिखिए, solids means substances which have well defined shape and volume, their constituent particles only possess vibrational kinetic energy। सो बेटा सॉलिड से हमारा मीनिंग क्या है, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसका वेल डिफाइंड शेप और वेल डिफाइंड वॉल्यूम है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में किसी तरह का मोशन नहीं है, उनके पास सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। लिखिए आगे, इन दिस स्टेट substance has minimum energy and maximum stability। Solids are divided in two main categories: crystalline solids and amorphous solids। Crystalline solids have regular arrangement of constituent particles, so they said to have long range as well as short range order। Amorphous solids are pseudo solids they do not have any fixed arrangement of constituent particles
and they are said to have short range order. सो बेटा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहा सॉलिड्स मीन सब्सटेंसेस which have well defined shape and volume and their constituent particle only possess vibrational kinetic energy. तो ऐसा सब्सटेंस जिसके पास वेल डिफाइंड शेप और वॉल्यूम है और उसके पार्टिकल में किसी तरह का मोशन नहीं है सिवाय अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करने के। हमने कहा इन दिस स्टेट सब्सटेंस हैज मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये स्टेटमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट है जो इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैसियस स्टेट कही जाती है। हमने कहा जितने भी सॉलिड्स हैं वो मेनली दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। उनकी जो कैटेगरीज हैं उन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या हैं? इनकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जिन प्रॉपर्टीज के लिए मेनली जाने जाते हैं वो क्या हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स हैं और उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एक सिंगल मिलीमीटर पे जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा माइक्रोमीटर लेंथ पे भी उतना ही रहेगा और मीटर लेंथ पर भी उतना ही रहेगा। सो दे आर सेड टू हैव लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट, अरे ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों ऑर्डर हैं। बेटा जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता ही है, लेकिन क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक्स लिखती हैं इसे और एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए लिखवाया है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब किसी भी लेंथ पर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का रेगुलर पाया जाना। एमॉर्फस में सिर्फ शॉर्ट रेंज होता है। एमॉर्फस में कुछ भी फिक्स नहीं है, हो सकता है एक छोटी लेंथ के अक्रॉस आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ए बी दिख रहे हों, लेकिन दूसरी लेंथ पर हो सकता है बी बी ए हो, ए फिर बी बी हो। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज है, वो अरेंजमेंट इररेगुलर है। एमॉर्फस सॉलिड्स को सूडो सॉलिड्स कहा जाता है क्योंकि आपके पास कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड्स सूडो सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स। इससे रिलेटेड कुछ पूछना है आपको? सॉलिड्स में मेन कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंशिएशन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में पूछा जाता है। इनके फीचर बहुत सारे हैं, अभी हम सिर्फ अरेंजमेंट के बेसिस पर इन्हें समझा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, किसी भी लेंथ के अक्रॉस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। हाँ जी शाश्वत बोलिए। सर वो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के बीच में डिफरेंस थोड़ा समझ नहीं आ रहा। बेटा शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है आपने अरेंज किया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, लेट से आपके पास सोडियम सल्फेट था या वाटर था या कार्बन था, तो कार्बन 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 को एक लाइन के अक्रॉस अरेंज कर रहे हो, एक डिस्टेंस पर आपको 4 एटम मिलते हैं। शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहता है ये डिस्टेंस 4 एटम तक लिमिटेड रहेगा, अगले 4 में जाकर ये वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर ये स्लांटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, फिर इसका जो अरेंजमेंट होगा वो पैटर्न बदलता रहेगा। दैट इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहता है कोई भी यूनिट लेंथ ले ली आपने क्रिस्टल की, वहां पर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक जैसा ही रहेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये पैटर्न रेगुलर होता है, एमॉर्फस में ये शॉर्ट टर्म ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, छोटी सी लेंथ के अक्रॉस ही ऑर्डर देखने को मिलता है। हाँ जी अदिति बोलिए। सर अभी हमने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में फिक्स्ड अरेंजमेंट होगा, तो उसमें शॉर्ट रेंज कैसे दिखेगा, क्योंकि लॉन्ग रेंज ही दिखेगा ना उसमें। बेटा शॉर्ट रेंज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर लेंथ में एक अरेंजमेंट है, दैट इज शॉर्ट रेंज। जिसमें लॉन्ग रेंज है उसमें शॉर्ट रेंज तो हुआ ही हुआ ना। आपने ऑर्डर स्टडी किया,
और आपने पाया कि एक पर्टिकुलर लेंथ तक अरेंजमेंट में यूनिफॉर्मिटी है, जिसमें हर लेंथ पे यूनिफॉर्मिटी होगी उसमें शॉर्ट लेंथ पे भी तो यूनिफॉर्मिटी होगी, इजंट इट? ओके हाँ जी, रिया बोलिए। सर एमॉर्फस सॉलिड्स रियलिटी में होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, सारा ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है। ऑल द फॉर्म्स ऑफ ग्लास विच वी यूज इन डे टू डे लाइफ, अगर मैंने स्पेक्टिकल लगा रखा है, दिस इज एमॉर्फस सॉलिड। तो ये आपके पास एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। These all are super cooled liquids. They do not have a regular pattern of arrangement. मीन्स सर अगर हम एक बड़ा सा ग्लास लेंगे तो उसके अंदर हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेंगे? हाँ, उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर लेवल पे अरेंजमेंट होगा वो सेम नहीं होगा। जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, जिस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस वो अरेंज हुए हैं, वो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सेम नहीं होगा। ओके सर। हाँ जी अमोल। सर आप बोल रहे थे कि किसी मतलब शॉर्ट सूडो सॉलिड्स में किसी रेंज पे ए बी बी होगा और उसके थोड़ी डिस्टेंस के बाद ए बी ए होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है, सम इरेगुलरिटीज आर पॉसिबल। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी एनी। सी यहाँ पर हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को सिर्फ वाटर क्रिस्टलाइजेशन से रिलेट करेंगे? नहीं बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपके पास एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड दोनों ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। Na2SO4 भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है और Na2SO4.NH2O भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड सूडो सॉलिड्स होते हैं, ट्रू सॉलिड्स नहीं होते। इसका मेन एग्जांपल ग्लास होता है। आपने सभी ने कहीं ना कहीं ग्लास घर में यूज कर रखा है। अगर आप ग्लास के बने हुए यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो, उनकी सब प्लेट्स की, कप्स की, स्पून की, सबकी जो कॉर्नर होती है वो राउंडेड होती हैं ताकि कट ना लगे। वो प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है जो लिक्विड्स में होती है। उन्हें मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में वो अपने आप ही वो सरफेस टेंशन के कारण गोलाई ले लेते हैं। तो ऑल एमॉर्फस सॉलिड्स आर फॉल सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स। ओके सर। हाँ जी, अमोल कुछ रह गया आपका? नो सर। ओके ओके, लिखिए आगे, नोट डाल के लिखिएगा। Any substance can change from amorphous to crystalline and crystalline to amorphous it depends upon process of solidification from molten form. Sudden cooling, results in amorphous solids while gradual cooling results in crystalline solids. बेटा हमारे पास किसी भी सब्सटेंस को क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस, एमॉर्फस से क्रिस्टलाइन बनाया जा सकता है।
अगर आप मोल्टन स्टेट को प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन ट्रीटमेंट दें, अगर जो पिघला हुआ पदार्थ है जो मोल्टन स्टेट में फ्यूज फॉर्म में पड़ा है, आप उसे सडन कूलिंग दे देते हैं, सडन कूलिंग में उसे लेयर बनाने का टाइम ही नहीं दिया आपने। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑर्डर्ड अरेंजमेंट चाहिए, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रिक्वायर टाइम, आपने उसे टाइम नहीं दिया तो वो एमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने मोल्टन स्टेट को स्लो ग्रेजुअल कूलिंग दी तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म जो हैं वो डिपेंड करती हैं आपने मोल्टन स्टेट को कूलिंग ट्रीटमेंट क्या दिया है। आपके पास आज की डेट में चश्मों में एक नया सब्सटेंस यूज होता है पॉलीकार्बोनेट। हमें एंटी ग्लेयर कोटिंग चाहिए, ब्लू कट रे चाहिए, तो हमारे पास पॉलीकार्बोनेट्स को यूज किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट का मतलब है मार्बल। कैन यू इमेजिन कि हम मार्बल पहनकर बैठे और देख रहे हैं? नहीं हो सकता ना। मार्बल जो है वो क्रिस्टलाइन स्टेट है, और जो हम ग्लासेस यूज कर रहे हैं पॉलीकार्बोनेट्स वो एमॉर्फस स्टेट है। हम उन्हें मोल्टन स्टेट से सडन कूलिंग देते हैं जिसकी वजह से वो एमॉर्फस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो सब्सटेंस है, जैसे इवन ग्लास ही है जिसे हम नॉर्मल ग्लास कहते हैं, वो सोडियम सिलिकेट है, सॉल्ट है सिलिका का। सॉल्ट्स आर ऑल क्रिस्टलाइन इन नेचर। फिर ग्लास जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन क्यों है, वो एमॉर्फस क्यों है? क्योंकि हमने सोडियम सिलिकेट को सडन कूलिंग दी है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सो अगर आप मोल्टन स्टेट में सब्सटेंस को सडन कूलिंग देते हैं, उसे लेयर्स बनाने का समय नहीं देते हैं, तो वह एमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आप लेयर बनाने का समय देते हैं तो वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने सब्सटेंसेस की आपको शेप पढ़ाई जाती है वो सारे क्रिस्टलाइन हैं। जिनकी शेप, जिनका अरेंजमेंट नहीं पढ़ाया जाता वो एमॉर्फस है। क्योंकि एमॉर्फस में ऑर्डर फिक्स ही नहीं है तो पढ़ाऊं क्या? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन में पढ़ा सकता हूं कि एक कार्बन कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज है, एक कार्बन कार्बन के साथ हेक्सागोनली अरेंज है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता कि चारकोल में कार्बन कैसे अरेंज है। मैं नहीं पढ़ा सकता कि पिच ब्लेंड में या कोक में कार्बन कैसे अरेंज है, क्योंकि वो एमॉर्फस सॉलिड्स है। एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। एमॉर्फस सॉलिड्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है। हाँ जी, कुछ पूछना है आपको? स्कूल लेवल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं, राइट? आपके जो नोट्स दिए गए हैं, बुकलेट जो दी है, उसमें सबसे पहले आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिए गए हैं। A solid in which constituent particles are arranged in a very regular and long range order in a three-dimensional pattern is crystalline solid. The outstanding characteristic of crystalline solid is its sharp melting point, sharp edge, bounded by well-defined planes, usually symmetrically present. तो आपके पास क्योंकि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, उसके कॉर्नर शार्प हैं, वेल डिफाइंड हैं, तो सारे फीचर उसी के हिसाब से आते हैं। A crystalline solids are anisotropic since they exhibit different physical properties in different directions, like electrical and thermal conductivity, right? A large number of unit cells, each of which possess a well-defined symmetry. Unit cell अभी आपने नहीं पढ़ा है तो ये मैं अभी आगे समझाऊंगा। Amorphous solids neither have ordered arrangement nor have sharp melting point like crystals, but when heated they become pliable until they assume the properties usually related to liquid. Soft हो जाते हैं जब तक वो properties liquids की नहीं ले लेते। These solids lack well-defined faces and shapes. Amorphous solids are therefore regarded as supercooled liquid. तो हमारे लिए important क्या है कि these compounds are called supercooled liquid. तो ऐसे substances जिन्हें supercooled liquid कहा जाता है वो amorphous solids हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहता है, इनमें जो प्रॉपर्टी है वो आइसोट्रॉपी है। तो ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया गया है क्योंकि स्कूल एग्जाम में कई बार इवन 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है।
राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में क्या डिफरेंस है उसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, राइट। इसको एक बार यहाँ से बुकलेट से स्टडी कीजिएगा। इसके बाद आपके चैप्टर में रहता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंपॉर्टेंट हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमारे पास अलग अलग फीचर हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया 4 टाइप्स में, आयनिक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल एंड मेटालिक क्रिस्टल। तो हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मेटालिक। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, बाइंडिंग अट्रैक्टिव फोर्सेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये जस्ट रीड करके ही समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अलग से लिखवाने की जरूरत हो। तो मैं जो आपको मेन यहाँ पे शुरू करूंगा वो क्रिस्टल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, उन प्रॉपर्टीज पर समझाऊंगा, राइट। एक और प्रॉपर्टी स्कूल्स में पूछी जाती है, आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी, उसे एक बार लिख लेते हैं, राइट। लिखिए, crystalline solids show property of anisotropy which means different physical properties are different from one plane to other plane. तो एनआइसोट्रॉपी का मीनिंग क्या है? हमने एक सॉलिड लिया सोडियम क्लोराइड, हमने कहा हमारे पास सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन है। उसका क्रिस्टल लैटिस वेल डिफाइंड क्रिस्टल लैटिस होगा जहां पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होंगे। सो वी हैव सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन अरेंज्ड ऑल्टरनेटली टू ईच अदर। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हैं। हमने कहा हमने उनकी प्रॉपर्टीज इस लाइन के अक्रॉस स्टडी की, इस लाइन के अक्रॉस स्टडी की, तो वहां पर कैटायन एनायन ऑल्टरनेटली प्रेजेंट थे, तो प्रॉपर्टी एक अलग तरीके से स्टडी हो गई। हमने ये प्रॉपर्टी इस लाइन के अक्रॉस स्टडी की तो सारे कैटायन आयन थे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। तीसरे में मैंने प्रॉपर्टी इस लाइन के अक्रॉस स्टडी की, ये लाइन मेरे पास कैटायन से होकर गुजर रही है। सो वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो कैटायन एनायन वेल डिफाइंड अरेंजमेंट में है, तो मेरे पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल कंडक्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स will be different in different directions. That property is known as anisotropy. हाँ जी हर्षिता बोलिए। तो मुझे ये समझ नहीं आया, ये लाइंस है क्या? लाइंस का मतलब है कट किया हमने क्रिस्टल को और उस सरफेस के ऊपर हमने प्रॉपर्टी स्टडी की। जो ग्रीन लाइन के अक्रॉस सरफेस आया वहां सारी प्रॉपर्टीज एनायन के अक्रॉस थी, तो एनायन की थर्मल कंडक्टेंस कैटायन से अलग होगी। मैंने ब्लू लाइन के अक्रॉस किया तो सारे कैटायंस थे। मैंने रेड लाइन के अक्रॉस स्टडी किया तो कैटायन एनायन ऑल्टरनेटली प्रेजेंट थे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अलग अलग आएंगी, प्रॉपर्टीज इन तीनों प्लेन्स के अक्रॉस अलग अलग आएंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग हैं। ओके सर। सर ऐसा हो सकता है कि एम्प्टी स्पेसेस से कट कर? बेटा एम्प्टी स्पेस जैसी कोई चीज है नहीं, वो देखने में सिर्फ लगता है, ये देखो यहाँ से हमने कट कर दिया कि ये एम्प्टी स्पेस है,
लेकिन इस एम्प्टी स्पेस के ऊपर कैटायन होगा, नीचे एनायन होगा। तो अगर आपके पास ऊपर वाले क्रिस्टल लेयर है तो कैटायन की वजह से फोर्सेस आएंगी, नीचे वाली है तो एनायन की वजह से फोर्सेस आएंगी। ओके सर। हाँ जी शाश्वत। सर तो जब हम जैसे मेल्टिंग पॉइंट किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जैसे NaCl का पढ़ रहे हैं तो फिर वो एवरेज है जो मेल्टिंग पॉइंट हम पढ़ते हैं? नहीं, वो सबका। सॉलिड का अरेंजमेंट है। वो आपके पास एक सॉलिड में जो कैटायन एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो आपने कहा ना कि डिफरेंट आएंगे डिफरेंट प्लेन्स में। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट को नहीं कहा। मेल्टिंग पॉइंट तो सॉलिड ने पूरे ने इकट्ठे मेल्ट होना है, आपने हीट देना है। तो कैटायन एनायन के बीच में एक वेल डिफाइंड फोर्स है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है थर्मल कंडक्टिविटी, हीटिंग, इंसुलेशन। उसके अलावा आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दे विल बी डिफरेंट अलोंग डिफरेंट प्लेन्स। फिर वो जो हम मतलब कि उनकी एक कांस्टेंट वैल्यू तो हम पढ़ते हैं ना, तो वो एवरेज होती है जैसे कंडक्टिविटी में। तो हाँ, अगर सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे तो वो वैल्यू डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन्स होंगी, इसलिए वो प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट में जब पढ़ते हैं तो एवरेज की फॉर्म में पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी एक्चुअल हमें पढ़ाई जानी चाहिए वो अलग अलग प्लेन के अक्रॉस पढ़ाई जानी चाहिए। जब मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो ये बाहर वाला जो रेड बॉक्स बनाया है उसके अक्रॉस पढ़ रहे हो, तो वहां पे चारों तरफ से जो फोर्स आ रही है वो एक जैसी आ रही है, इसलिए इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। राइट। हाँ जी यशप्रीत, आपने बीच में हैंड रेज किया था, पूछना था कुछ? सर एक बार फिर से ये समझा दो। क्या चीज? एनआइसोट्रॉपी। यस। हमने कहा हमारे पास अगर एक आयनिक सॉलिड है सोडियम क्लोराइड, उसमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है सोडियम क्लोरीन सोडियम क्लोरीन। अगर आप एक पर्टिकुलर प्लेन को कट करते हैं ऐसे लाइन के अक्रॉस जहां पर एनायन है, तो वो जो सरफेस एक्सपोज होगा वो एनायन की वजह से होगा, तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज विल बी ड्यू टू एनायन। दूसरे प्लेन से कट करते हैं तो वो कैटायन की वजह से होगा, सो ऑल प्रॉपर्टीज विल बी ड्यू टू कैटायन। तो कैटायनिक प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट देन एनायनिक प्रॉपर्टीज, इसलिए इसे आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। राइट। हाँ जी एनी। सर तो फिर जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो सर वो कौन सी लाइन में ज्यादा होगी सर, जिसमें सिर्फ प्योरली कैटायन है, प्योरली हम एनायन ऐसा है? कुछ नहीं कह सकते, कोई जनरलाइजेशन तैयार नहीं कर सकते कि किस लाइन के अक्रॉस ज्यादा होगी या किस लाइन के अक्रॉस कम होगी। वो तो डिपेंड करता है किस प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हो। हमारे लिए यहाँ पे समझना है सिर्फ इतना सा जरूरी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड उन्हें कहते हैं जिनमें एन आइसोट्रॉपी देखने को मिलती है। राइट। हाँ जी अंश। सर मुझे ना समझ नहीं आया, आपने कहा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जब हम उनको धीरे धीरे कूल करते तो फिर वो एनाइसोट्रॉपी मतलब एक लेयर फॉर्म में बना लेते हैं और उसे एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। मैंने बिल्कुल लेकिन नहीं सर कहा ऐसा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये क्या क्या बता रहे भाई? तो वही तो मैंने ये आपने कहा ना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा जब आप किसी भी सब्सटेंस की मोल्टन स्टेट को स्लो ग्रेजुअल कूलिंग देते हैं तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप मोल्टन स्टेट को सडन कूलिंग देते हैं तो वो एमॉर्फस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फिनोमेना कूलिंग का था। अब उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं जो सब्सटेंस क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट हुआ उसकी प्रॉपर्टी है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उसकी प्रॉपर्टी है क्लीन क्लीवेज, उसकी प्रॉपर्टी है शार्प प्लेन्स शार्प एजेस, उसकी प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रॉपी। तो दो अलग चीजें हैं। मेल्टिंग फिनोमेना को मैंने एनआइसोट्रॉपी नहीं कहा, मैंने कहा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर है that will exhibit property of anisotropy, which means different physical properties are different along different planes. हाँ जी। तो सर लेकिन अगर मोल्टन स्टेट से कूल करेंगे क्रिस्टलाइन बनेगा तो बेसिकली लाइक इनडायरेक्टली मोल्टन स्टेट में सडन कूलिंग की वजह से तो ये एनाइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी आ रही होगी ना क्रिस्टलाइन सॉलिड में। नहीं, एनाइसोट्रॉपी तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रॉपी होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एनाइसोट्रॉपी होती है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड का करेक्टरिस्टिक फीचर एनाइसोट्रॉपी है, उसको सडन कूलिंग से या ग्रेजुअल कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है. ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ मोल्टन स्टेट results in crystalline solid. This is one aspect. Now crystalline solid will exhibit a property said to be anisotropy. सर बट आपने कहा था कि जब ग्रेजुअल कूलिंग करते तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लेयर बाय लेयर बनते हैं, मतलब वो लेयर लेयर बनते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते ही उसे हैं जिसमें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है. ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब है लेयर जो होंगी वो परफेक्टली अलाइंड होंगी. उसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे NaCl इसमें इस अरेंजमेंट को नहीं कहेंगे वो वाली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. वही तो कह रहा हूँ, जो लेयर आई वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आई, इस अरेंजमेंट को ही कह रहे हैं. बोल सकते हो, लेकिन आप उसे इस प्रॉपर्टी से कहो कि ये प्रॉपर्टी इसलिए आई, वो गलत है. एनाइसोट्रॉपी, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्लीन क्लीवेज, शार्प कॉर्नर्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की पहचान है. अब इस पहचान की वजह क्या है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर. और वो आया क्यों है? क्योंकि आपने क्रिस्टलाइजेशन के लिए टाइम दिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज हो पाए. हाँ जी अंश. तो सर ऑर्डर्ड फॉर्म में ऐसा भी हो सकता था कि हमारा NaCl इसमें में अरेंज हो जाते हैं. NaCl तो कोई चीज ही नहीं होती ना, Na और Cl ही होते हैं. तो cation will always be surrounded by anion, anion will always be surrounded by cation. ओके. हाँ जी. ओके सर. हाँ जी. रिया बोलिए. सर क्लीन क्लीवेज का मतलब? क्लीन क्लीवेज का मतलब जब हम फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, तो एक क्लीवेज जो होगी, जो कट आएगा वो क्लीन आएगा. उसका मीनिंग क्या है वो मैं समझाता हूँ. एक बार ले लेते हैं. लेट्स से हमारे पास ये एक मेटल का या किसी सॉलिड का बार है, राइट. अभी आप इसमें क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की मदद से आप इसे मेल्ट कर रहे हो, राइट. आपने इसे भी मेल्ट किया और आपने उसे भी मेल्ट किया. मेल्टिंग के बाद जो आपका अरेंजमेंट आएगा लेयर्स का, वो लेयर जो बनेगी वो क्लीन क्लीवेज से बनेगी. मतलब आपके पास इर्रेगुलर पैटर्न से वो नहीं जुड़ेंगे, वो एक दूसरे के साथ रेगुलर पैटर्न से जुड़ेंगे. एमॉर्फस सॉलिड होंगे तो आपके पास ऐसे इर्रेगुलर फोर्स आएगी और वो जुड़ेंगे. ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं जिनकी शार्प क्लीवेज होती है. ये एमॉर्फस सॉलिड हैं जिनकी शार्प क्लीवेज नहीं होती. शार्प क्लीवेज ना होने की वजह है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना होना. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और एमॉर्फस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है, राइट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन शार्प क्लीवेज एंड इर्रेगुलर क्लीवेज. हाँ जी रिया, क्लियर है? अमोल बोलिए. यस सर. सर जो आपने बताया कि सॉलिड्स लॉन्ग रेंज के साथ शॉर्ट रेंज भी एग्जिबिट करते हैं, तो अगर हम उनको शॉर्ट रेंज में देखें तो वो आइसोट्रॉपी भी एग्जिबिट करेंगे? बेटा हम उन्हें शॉर्ट रेंज में नहीं देख रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि जो सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा ही. हम उसे देखें ये तो कोई टर्म नहीं हुई ना. हम तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिसोशिएट करवाने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं हमने जब एक सॉलिड को स्टडी करना है तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर दोनों हैं. उसका मतलब बिल्कुल नहीं कह सकते आप लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज के बाद वो डिसऑर्डर्ड हो जाता तो प्रॉपर्टी आती ना एमॉर्फस की. आप लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ऑर्डर पे कम फोकस कर रहे हो, डिसऑर्डर पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, राइट. आप ये सोच रहे हो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब शॉर्ट रेंज में ऑर्डर है उसके बाद ऑर्डर खराब हो जाएगा. हम ये कह रहे हैं जिसमें शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज ऑर्डर है उसमें छोटी लेंथ के अक्रॉस भी ऑर्डर होगा ही, राइट. यस. हाँ जी, क्लियर है सभी को अभी? तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड बेसिक डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज. उसके बाद हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 हिस्सों में बांटते हैं
और उनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करके उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं। वो आर्टिकल आप बुकलेट से पढ़कर आएंगे और अगली क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे कि हाँ इसमें जो जो फीचर थे वो बताइए, आपके डाउट हो तो उन्हें डिस्कस किया जाएगा। राइट, अंश बताइए बेटा। क्रिस्टलाइन वाला डायग्राम बनाने नहीं बेटा जरूरत नहीं है, अंश बताइए। सर आपने कहा कि जो एमोर्फस क्रिस्टल्स होते नीचे से डायग्राम्स जो आपने ना वो, तो फिर जो एमोर्फस होते हैं उनमें कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्रिस्टलाइन वालों में ज्यादा होती है। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बताया, मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया ज्यादा और कम। मैंने ये कहा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सब्सटेंस जो होता है वो एक जैसे पैटर्न पे होता है, एक जैसे पैटर्न पे होता है। आपने एक फोर्स लगाई जिसकी वजह से आपने उसमें कट क्रिएट किया, तो जहां से वो कट क्रिएट होगा ऊपर से लेकर नीचे तक सेम ही फोर्स होगी, तो इरेगुलरिटी नहीं आएगी। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरिएबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरिएबल है तो हो सकता है बीच में कोई पार्टिकल आ जाए और पार्टिकल की वजह से क्लीवेज ही ना कर पाओ। मतलब अगर आप ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ले रहे हो, आपने एक फोर्स लगाई और आपने उस फोर्स की वजह से इसको ऐसे काट के दो हिस्सों में बांट दिया, आपने इन्हें दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन आपके पास एमॉर्फस में हो सकता है कि ये क्लोरीन एटम यहाँ कहीं बीच में पड़ा हो, तो आप फोर्स वहां पे लगा ही नहीं पाओगे, आपकी जो लाइन होगी वो टेढ़ी हो जाएगी, आपको ऐसे करके ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड इरेगुलर क्लीवेज। Irregular cleavage says the arrangement of constituent particle is not well defined. That's why irregularity in the pattern of cleavage is observed. ओके हाँ जी, हमारे पास फोर्स स्ट्रॉन्गर या वीकर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फोर्स तो जो लगानी पड़ी वो तो मैग्नीट्यूड अलग है। हो सकता है कोई अमॉर्फस सॉलिड बहुत हार्ड हो और हो सकता है कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत सॉफ्ट हो। आप सभी जानते हो कौन सा सॉफ्ट मेटल है, किस मेटल को सॉफ्ट मेटल कहते हैं? सोडियम। अब सोडियम को आप छुरी से काट सकते हो, क्या घर में पड़े हुए ग्लास को काट सकते हो? नहीं काट सकते हो। इसका मतलब है सोडियम क्रिस्टलाइन होने के बावजूद सॉफ्ट है और ग्लास एमॉर्फस होने के बावजूद हार्ड है। मैं स्ट्रेंथ पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब काटेंगे कोई चीज वो स्मूथली कटेगी या इरेगुलर कटेगी, वो फीचर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ जी अंश, समझ आई बात? यस सर, वो ना मुझे ऐसा लगा ना आपने कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समथिंग कहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया। ओके ओके, कोई बात नहीं। हर्षिता बोलिए। सर अभी आपने बोला था कि वो हमारी सेकंड लाइन वो कट नहीं सकती है, वो डाइवर्ट होगी, मतलब सीएल से दूसरी तरफ से जाएगी। ठीक है सर क्योंकि वो क्यों होता है कि दो कट लाइंस एक साथ कट नहीं कर सकती? नहीं 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 बेटा, आप किसी चीज को बीच से काट रहे हो, कोई बीच में पार्टिकल आ गया, जब आप कोई फोर्स लगाते हो तो दो लेयर्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करके आप किसी चीज को दो हिस्सों में तोड़ देते हो। अगर अरेंजमेंट एक जैसा होगा तो आप सॉफ्टली स्मूथली कट कर पाओगे। अगर इरेगुलरिटी अरेंजमेंट में होगी तो कटिंग कैसे करोगे? कटिंग करने के लिए एटम जो होगा वो इरेगुलर पैटर्न शो करेगा। सर लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो इरेगुलर है या नहीं? एमॉर्फस है तो इरेगुलर ही होगा, राइट? आपको ये जो कहा गया कट जो किया गया ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ये कह रहा है आपको दो सॉलिड पकड़ा दिए, हर्षिता लैब में खड़ी थी, टीचर ने कहा ये लो सॉलिड ए इसका एक ब्लॉक है, ये लो सॉलिड बी इसका एक ब्लॉक है, आप एक नाइफ लो और उस नाइफ की मदद से इसको कट कर दो और बताओ कि इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन कौन सा एमॉर्फस है। तो जिसमें बेटे आप कट सीधा कर पाए और स्मूथ कट आ जाए वो क्रिस्टलाइन है, और जिसमें आपको कट लगाते फोर्स लगानी पड़े और वो आधा टेढ़ा हो जाए वो एमॉर्फस है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस ये ऑब्जर्वेशन बेस पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि अगर आप घर में कोई चीज कर रहे हो या लैब में कोई चीज कर रहे हो, आपको देखने में दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है एक एमॉर्फस है एक क्रिस्टलाइन है, तो आपको क्या दिख रहा होगा? ओके सर। सर इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो वो हमें बताएंगे कि सिंपली कट हो रहा है या फिर बहुत मुश्किल हो रही है कट करने में? डिपेंड करता है कि मुश्किल नहीं हो रही है, क्लीन कट और
अनक्लीन कट, ये बताएंगे। अगर कोई क्लीन कट कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि आपको मुश्किल ही हो रही हो टेढ़ी टेढ़ी लाइनों में, हो सकता है बहुत जल्दी हो रहा है लेकिन हाथ सीधा नहीं जा रहा है क्योंकि बीच में कुछ फंस जा रहा है। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट। तो जो आपके पास क्लीन क्लीवेज नहीं हो रही है, इसका मतलब वो एमॉर्फस है, और जिसकी क्लीन क्लीवेज हो रही है वो क्रिस्टलाइन है। यस सर। हाँ जी यश बोलिए। सर हम यहाँ पे लाइक सॉलिड्स में पर्टिकुलरली किस सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर हम लेट्स से बर्थडे केक होते तो वो तो लाइक क्लीन कटेगा, लेकिन वो क्रिस्टलाइन तो नहीं कहेंगे हम उसे। किसको? जैसे बर्थडे केक होता है वो भी तो सॉलिड होता है, तो अब लाइक बर्थडे का सॉलिड होता है लेकिन वो क्लीन कट कहाँ होता है? क्लीन है तो कट जाते हैं, चाकू से दार पर हो जाता है। वो नहीं कटता यार। आपके पास केक जो होता है इरेगुलर होता है, वो तो आपके सॉफ्ट क्लीवेज है उसकी। ओके, तो फिर हाँ जी, वो हमारा एमॉर्फस काउंट है, हाँ जी अमॉर्फस है। लेकिन वो हम मोल्टन स्टेट में उसे सडन कूल तो करते ही नहीं है। वो केक तो अलग कैटेगरी होगी यार, उसमें हवा भरी हुई है, बेक्ड है, यीस्ट है, उसको सॉलिड कैसे कंसीडर करेगा यार? हाँ जी आर्यन बेरी। सर ऐसे तो सोचने पर सिर्फ सोडियम में से मेटल्स ही आ रहे हैं क्रिस्टलाइन। आप कोई और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नेम कर सकते हो? जितने भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट हैं, घर में नमक है, चीनी है, ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट? जैसे अगर चीनी को कट करेंगे वो क्लीन कट थोड़ी होएगा। क्लीन कट होती है। आपके पास आपके जो फोर्स लगती है वो क्लीन कट आती है शुगर में, शुगर के क्रिस्टल्स बनते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, राइट। चलिए आगे हेडिंग डालेंगे, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। ये हमारे पढ़ने की चीज है, वो तो थियरी थी, आपने पढ़ लिया, आप उसमें से पढ़ लोगे। वो सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन पूछेंगे स्कूल में एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या फर्क है, लेकिन ये यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। स्पेस लैटिस क्या है, सामने लिखा हुआ है, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप लिख लीजिए। इट इज अ टर्म यूज फॉर arrangement of constituent particles in solids. Constituent particles in solids. They are made by connecting centers of constituent particles. They are made by connecting centers of constituent particles and they develop into some regular geometric shapes, and they develop into some regular geometric shapes. Right? स्पेस लैटिस का मतलब है जो भी एक सॉलिड है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें डॉट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं। जब हम उनका एक्सरे लेते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं उसे, क्रिस्टलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, तो वहां हमें डॉट 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 अरेंजमेंट मिलता है। अब उन डॉट्स को आप कैसे कनेक्ट करोगे, उससे क्या शेप डेवलप होगी, उसे स्पेस लैटिस कहते हैं। स्पेस लैटिस इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड में स्फीयर एज्यूम किए जाते हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्सरेज में डॉट्स की फॉर्म में दिखाई देंगे। आप इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हो। अब लेट से मैंने इन सेंटर्स को कनेक्ट कर दिया तो एक ये स्क्वायर सा बन गया, तो मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कनेक्ट करके जो एक शेप डेवलप होती है उसे स्पेस लैटिस कहा जाता है। ये स्पेस लैटिस दिखेगा कैसे, वो अभी अगले पॉइंट में समझाऊंगा। हमारे लिए स्पेस लैटिस का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से उनके सेंटर्स को कनेक्ट करके जो शेप बनती है
3D में उसे स्पेस लैटिस कहा जाता है, राइट। आप ये कोई भी ए बी पैटर्न ड्रॉ कर लीजिए, डॉट 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 बना लीजिए और उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे डॉट्स बना लीजिए और उन डॉट्स को आपस में कनेक्ट करके शेप दे दीजिए। इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। तो जो शेप्स कनेक्ट करके बन रही हैं उसे स्पेस लैटिस कहा जाता है, राइट। ड्रॉ कीजिए, शायद पूरा समझ नहीं पाए। मैंने कहा आप ऐसे कुछ डॉट्स बना लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जब एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में दिखाई देगा तो वो मुझे ऐसे डॉट्स की फॉर्म में दिखाई देंगे। मैं इन डॉट्स के सेंटर्स को कनेक्ट करके एक रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप बनाने की कोशिश करूंगा। वो जो शेप निकल कर आएगी उस शेप को एक स्पेस लैटिस कहा जाता है। कहीं पर वो शेप जो है वो ट्रायंगुलर बन रही है, कहीं स्क्वायर बनेगी, कहीं हेक्सागन बनेगी। कैसी कैसी फॉर्म्स में डेवलप होगी वो हम आगे पढ़ रहे हैं। हाँ जी हर्षिता बोलिए। सर इसमें हमें फील्ड सर्कल्स और अनफील्ड सर्कल्स बनाने पड़ेंगे? नहीं नहीं, ये जो मैंने बनाया वैसे बनाओ। ओके सर। सर एक ही में सारे बना दे? हाँ हाँ, आप समझ पाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। हमने एक क्रिस्टल लिया, उसका एक्सरे इमेज निकाला, हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें डॉट डॉट फॉर्म में नजर आएगा। उन डॉट्स को स्टडी करना मुश्किल था, इसलिए उनके सेंटर्स को कनेक्ट करके एक ऐसी शेप बनाई गई जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। लिखिए आगे। क्रिस्टल सिस्टम्स इन सॉलिड स्टेट, crystal systems in solid state are divided in 7 categories on the basis of difference in size of 3 sides and angle between them. राइट, आपने इनको ड्रॉ नहीं करना है, आपने सिर्फ समझना है। सिर्फ ये क्रिस्टल जो रेड वाला बॉक्स मैंने बनाया है ये ड्रॉ करना है आपने। हमने इस साइड को साइड ए लिख दिया, हमने इस साइड को साइड बी लिख दिया, हमने इस साइड को साइड सी लिख दिया, राइट। तो ए जो है वो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन सामने आ गई, आपके स्लांटिंग लाइन बी बन गई, वर्टिकल लाइन जो है वो सी बन गई। तो इन ए बी और सी का साइज कैसा है उसके बेसिस पर इनके बीच में एंगल ए बी सी के बीच में 3 एंगल हैं, अल्फा बीटा गामा, उनके बेसिस पे इन्हें लिखा जाता है। तो क्यूबिक क्रिस्टल वो है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं और 90 डिग्री। टेट्रागोनल वो है जिसकी 2 साइड बराबर है, एक साइड बराबर नहीं है, लेकिन एंगल सारे बराबर हैं और सारे 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक वो है जिसकी तीनों साइड जो हैं वो बराबर नहीं है। तो इन अ वे जो मैंने बनाया है वो ऑर्थोरोम्बिक जैसा लग रहा है, क्योंकि बी जो है वो छोटा है, ए और सी थोड़े लगभग बराबर के हैं, बट स्टिल सी इज लॉन्गर देन ए, तो ऑर्थोरोम्बिक की तरह हो गया, जहां पर सारे एंगल 90 डिग्री हैं और सारी साइड एक दूसरे से अनइक्वल है।
इसी तरह मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बो और ट्राइक्लिनिक, ये सारी चीजें आपको असाइनमेंट में दी गई हैं कि आप इन्हें जो है वो ड्रॉ ना करें, उनसे समझें। ये आपको बताया गया ABC 3 साइड्स इन अ यूनिट सेल, और ये आपको क्रिस्टल सिस्टम दिए गए क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोइड। तो हमारे पास जो क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनको 7 कैटेगरी में बांटा गया, और बांटने के पीछे जो बेस आइडिया है वो 3 साइड्स का साइज और उनके बीच का एंगल है। आप ये कहें कि जो गामा है वो फर्श के अक्रॉस है, जो अल्फा है वो बैक वॉल के अक्रॉस है, जो बीटा है वो साइड वॉल के अक्रॉस है। उनके एजेस के बीच के एंगल को अल्फा, बीटा, गामा कहते हैं। क्लियर है? तो ये रेड वाला बॉक्स बनाना है सिर्फ आपने, बाकी नहीं बनाने। क्रिस्टल सिस्टम कहां से डेवलप हुए? उन डॉट्स को कनेक्ट करके। उन डॉट्स को कनेक्ट करके जब हम 3D में आए तो ये स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए। हमारे लिए डॉट्स को स्टडी करना मुश्किल था, और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को स्टडी करना आसान है। सर इसको ड्रॉ करने के बाद ये क्यूबिक और इनकी इंफॉर्मेशन सब नहीं लिखनी, वो है आपका। ये ऐसी चीजें जो याद ही करनी है ना। ड्रॉ भी इसलिए कराया ताकि आपकी अपनी इमेजिनेशन में रहेगा। जब आपने अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया तो आपको पता अच्छा ऐसे ऐसे था। सर आप 2 मिनट्स ऊपर कर सकते हो, मुझे तो चेक करना है। ओके सर। हाँ चलो आगे। जैसा भी बने बना लो टेढ़ा मेढ़ा। सब कुछ आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, ड्रॉ करने वाला पार्ट। क्लास में सिर्फ इसलिए बनवाया जा रहा है कि आप उसे इमेजिन कर पाए, आप उसे देख पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। लिखिए आगे। अब यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे। स्पेस लैटिस हमने डिफाइन कर दिया। यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which repeats itself in order to form crystal lattice. All characteristics of a space lattice are similar to unit cell. बेटा आप सभी अभी तक फिजिक्स में टेस्ट चार्ज पढ़ चुके होंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चार्ज जिसके अंदर उस पूरी लेंथ के अक्रॉस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके। हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं
पूरी लेंथ के अक्रॉस स्टडी करना कन्वीनियंट नहीं होता, इसलिए हम छोटे से यूनिट को डिसाइड कर लेते हैं और उस यूनिट को प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए बनाते हैं। तो हमारे पास ये जो पूरा क्रिस्टल लैटिस है, इसमें बहुत सारे यूनिट सेल हैं। अगर हम इनको नंबर करना चाहें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट सेल्स। तो 8 यूनिट सेल्स का कॉम्बिनेशन ये एक स्पेस लैटिस है। तो हमने सबसे छोटा यूनिट लेना है, सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ पॉसिबल नहीं है क्रिस्टल सिस्टम में, उसे यूनिट सेल कहते हैं। इस छोटे यूनिट को स्टडी करना आसान है, इसलिए इसको स्टडी किया जाता है इन ऑर्डर टू स्टडी द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर यूनिट सेल है। यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से स्पेस लैटिस बनता है। तो ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, जहां पर हमने एक स्पेस लैटिस को तैयार किया और हमने कहा इस स्पेस लैटिस में यहाँ पर ये जो एरिया है वो एक यूनिट सेल को डिफाइन कर रहा है। ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, ये स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जो खुद को रिपीट कर रही है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए ये छोटी यूनिट का रिपीट होना जरूरी है। तो हमने कहा यूनिट सेल की स्टडी ही सॉलिड स्टेट का बेस है और इस पर्टिकुलर चीज को स्टडी करके हम पूरे सॉलिड को स्टडी करेंगे। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। लिखिए आगे, यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड, यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड in two main categories. Primitive and non-primitive unit cells. Primitive and non-primitive unit cells. अब primitive unit cell क्या है? In primitive unit cells, atoms are present. In primitive unit cell, atoms are present only on the corners, whereas in non-primitive unit cells, they are present on corners as well as on additional positions. सो हमने ये साइड पे डायग्राम दिया है कि हमने कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ा और बीच में कोई एटम नहीं बचा तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कह दिया। कॉर्नर टू कॉर्नर जोड़ा और बीच में कोई एटम बच गया तो उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा। हमने कहा यूनिट सेल जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करके क्रिस्टल सिस्टम बनाती है। इस क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो है जहां पर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं और किसी पोजीशन पे लोकेटेड नहीं है, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुछ और पोजीशन पर भी प्रेजेंट होते हैं। लिखिए आगे, इन टोटल there are four types of unit cells.
इसका मतलब क्या है, हमारे पास प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव मिलाकर 4 तरह के यूनिट सेल्स हैं। तो हमने कहा हमारे पास सिंपल यूनिट सेल है जब एटम सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। जब एटम्स आपके पास सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं तो उसे सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। अगर आपके पास एटम कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है और कॉर्नर्स के अलावा फेस के सेंटर्स में भी प्रेजेंट है, फेसेस क्या होते हैं, प्लेन्स, है ना। तो आपके पास ये 8 कॉर्नर हैं, इसके अलावा एटम्स आपके पास इन फेसेस में भी प्रेजेंट है, तो उसे हम नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे और उसका नाम होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है एटम्स 8 कॉर्नर पर हैं, उसके अलावा एक एटम जो है वो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। सो वी हैव 8 एटम्स ऑन 8 कॉर्नर्स and 1 atom in the center of unit cell. So there are 3 fundamental unit cells: simple cubic, face centered, body center. उसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं एंड फेस सेंटर। एंड फेस सेंटर का मतलब होता है अपोजिट 2 फेसेस के सेंटर में एटम होना। सारे में नहीं है, सिर्फ 2 में ही है। एक आपने रूफ पे बना दिया, एक आपने फ्लोर पे बना दिया। सो आपके पास ये 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। सिंपल यूनिट सेल जो है वो प्रिमिटिव कैटेगरी को बिलोंग करता है, बाकी तीनों जो हैं वो नॉन प्रिमिटिव कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपके पास जो है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर और एंड फेस सेंटर जो हैं वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। तो आपके पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल की 3 कैटेगरी हैं: फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड फेस सेंटर। और प्रिमिटिव की एक कैटेगरी है जिसे सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। ड्रॉ कीजिए। हाँ जी शाश्वत। सर जो NaCl होता है वो तो फेस सेंटर्ड होता है ना? पता नहीं जी, इतने आगे की दुनिया अभी पता नहीं हमें। ये आपने एक बार बनाया था उसका लेटेस्ट का डायग्राम। तब बनाया होगा ना, आज नहीं बना सकता। आपको तो जब एक चैप्टर चल रहा होता है तो मैं उस डोमेन से बाहर नहीं जाता जिसकी अभी जरूरत है, राइट। हम एक एक करके वहां तक पहुंचेंगे, NaCl तक भी पहुंचेंगे, इंपॉर्टेंट सॉलिड है। लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए कि सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है। तो अभी हमारा फोकस है कि यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल सिस्टम क्या है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है। हमने कहा प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा कुछ और पोजीशंस पर भी होते हैं। उन पोजीशंस के नाम फेसेस हैं तो फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर कहलाएगा, और अगर सिर्फ 2 ही अपोजिट फेसेस में होगा तो एंड फेस सेंटर कहलाएगा। हाँ जी, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी क्वेरी? हाँ जी लवन्या।
सर इसका मतलब जो पहले वाला डायग्राम था सिर्फ वही प्रिमिटिव यूनिट सेल था। वेरी ट्रू, सिर्फ पहले वाला जो है वही प्रिमिटिव है जहां पर एटम सिर्फ कॉर्नर पे हैं, बाकी तीनों जो हैं वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। हाँ जी रिया। सर ये जो बाकी एम्प्टी स्पेस है ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा? ये एम्प्टी स्पेस है नहीं, हमने 2D में इसको एम्प्टी बनाया है ताकि हम एटम्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देख पाए। सॉलिड स्टेट उसे कहते हैं जहां हर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है, कोई एम्प्टी स्पेस नहीं होता बेटा, सिर्फ ड्रॉ किया होता है, राइट। अगर हम इनको क्लोज बनाएंगे तो आप स्फीयर्स को देख नहीं पाओगे, आपकी सिर्फ विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो इसलिए दूर दूर बनाए जाते हैं। एक्चुअली ये सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हाँ जी एनी। सर हम कोई ऐसा केस कंसीडर नहीं करते इसमें जिसमें सर एडजेसेंट साइड्स पे प्रेजेंट हो? एडजेसेंट साइड पे मतलब? तो जैसे से मॉडिफिकेशन ऑफ एंड फेस सेंटर, मतलब ऑपोजिट फेसेस पे नहीं बट सर एडजेसेंट पे। मतलब यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया? यस सर। नहीं, ऐसे केस आते ही नहीं बेटा। जो हम सॉलिड स्टेट स्टडी करते हैं वो सॉलिड स्टेट हमारी वो ऑब्जर्वेशन है जो हमने एक्सपेरिमेंटली पाई, तो उसमें हम अपनी तरफ से कोई ऐसी अमेंडमेंट नहीं देते। हम कहते हैं हमारे पास सॉलिड जब हमने स्टडी किए तो जब कॉर्नर पे हमने एटम्स को प्लेस कर दिया तो जो बाकी जगह बच गई उसमें पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 2 ही एटम एक्स्ट्रा हो और वो अपोजिट फेसेस के सेंटर्स में हो। ओके सर। हाँ जी रिया। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो आपने कॉर्नर्स पे बनाए हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं? अगर एटॉमिक सॉलिड होगा तो एटम होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा तो मॉलिक्यूल होंगे, आयनिक सॉलिड होगा तो आयंस होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखा है। हमने यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अच्छा एटम्स लिखा है मैंने यहाँ पे, एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। मींस सर अगर ये सारे एटम्स होंगे तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनाएगा? नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल ही होते हैं। आपके पास ये एक सॉलिड का क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, इसका मॉलिक्यूलर लेवल से कोई कंसर्न नहीं, ये मॉलिक्यूल के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए मॉलिक्यूल्स बनाएगा। सपोज ये आइस होता तो एक ब्लू वाला सर्कल पूरा वाटर का मॉलिक्यूल होता, एक ग्रीन वाला सर्कल पूरा वाटर का मॉलिक्यूल होता। आप ये नहीं कह सकते कि ब्लू वाले सर्कल 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और ग्रीन वाला सर्कल एक ऑक्सीजन का एटम है। नो, these will be complete constituent particles, right? सर फिर अगर मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे मिलेंगे, ऐसे ऑर्डर बनाएंगे तो फिर वो कंपाउंड बनाएगा ना? हाँ बेटा, कंपाउंड तो हर चीज ही है ना। आपके कंपाउंड तो आयनिक भी होते हैं, कोवेलेंट भी होते हैं। हर चीज ही जो मेडअप है वो तो आपके या तो एटम से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है या आयन से बनी है। सॉलिड स्टेट का पर्पस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट 3D स्पेस में कैसा दिखता है। ओके सर। सर मैं पूछना चाह रही थी कि एक एक पार्टिकल है तो ये पूरा एक अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। ये नहीं समझ आया। यूनिट सेल। हम इसको और कुछ नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ यूनिट सेल बोलेंगे। ओके सर। हाँ हर्षिता। सर बॉडी सेंटर्ड में ये फ्रंट वाली साइड है, बीच वाला सर्कल, या फिर बैक साइड? बॉडी सेंटर का मतलब है बॉडी के सेंटर में है, ना ये फ्रंट पे है ना ये बैक पे है। ये जो एटम है वो ऐसे यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, ऐसे, राइट। सर वैसे अगर बाद में हम देखें और हमें समझ ही नहीं आया, क्योंकि
दोबारा ऑन करियो, पीछे आवाज आ रही थी इसलिए बंद कर दिया मैंने गलती से। तो वो पीछे मतलब अगर बाद में जाके हमें कहीं भूल गया तो हमें पता कैसे चलेगा वो कि पढ़ाई ये किस लिए कौन करते सा हैं? सब अभी ऐसे धीरे धीरे भूल हम सकते पहुंचेंगे ही, ठीक है ना? हैं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये बीच में आगे है पीछे है कैसे है? बॉडी सेंटर वर्ड का मतलब क्या है? बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में जो चीज होगी पीछे और आगे कैसे होगी? यस सर। हाँ जी, लिखिए आगे। सर हाँ जी, सर बॉडी सेंटर में हमें एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे ही लेना होता है। बिल्कुल सेंटर पे लेना होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री पर, जहां पे चारों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे वो प्रेजेंट हो। ओके सर। हाँ जी, अंश बोलिए। सर अगर मल्टीपल चॉइस में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट तो हम 2 कहेंगे 4 कहेंगे? नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट मतलब और कितने यूनिट सेल्स टाइप्स एग्जिस्ट ऑफ कर यूनिट सेल्स? 4 4 कहेंगे ना, क्योंकि 4 प्रिमिटिव नॉन। ओके सर। 4 टाइप राइट। देखिए आगे, देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिसेस, there are 14 Bravais lattices on the basis of types of unit cells found in 7 crystal systems. तो हमारे पास जो हैं वो टोटल 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड दीज 4 यूनिट सेल्स। तो आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड, सिंपल क्यूबिक होता है। मोनोक्लिनिक में सिंपल और फेस सेंटर होता है। सिंपल क्यूबिक में आपके पास फिर ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं, सिंपल, एंड फेस, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक होता है, सिंपल। टेट्रागोनल में 2 होते हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर। और आपके हेक्सागोनल में 1 और ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस आर देयर, तो आपने आंसर लिखना है 14। हाउ दे आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फाउंड इन अ क्रिस्टल लैटिस। Which unit cell is found in all crystal systems? That is simple. क्योंकि सिंपल का मतलब है वो शेप बेसिक जिसने बनाई है, तो सिंपल यूनिट सेल सब में होगा, एडिशनल यूनिट सेल कुछ में होंगे, कुछ में नहीं होंगे। कौन सा अरेंजमेंट है जिसमें सारे यूनिट सेल पाए जाते हैं? ओनली ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक है सिंपल, एंड फेस सेंटर, बॉडी सेंटर्ड एज वेल एज फेस सेंटर। राइट। हर्षिता, आपके लिए यहाँ पर सामने बनाया गया है बॉडी सेंटर, ताकि आपको समझ में आए कि ये सेंटर में है। मेरे को नहीं लगता अब आप भूलेंगे इसको, है नहीं? हमने इसको यहाँ पर देखो, इसके जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं वो इस ढंग से बनाए गए हैं कि आप पहचान पाए कि ये एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट है। तो आपके लाइंस, डॉटेड लाइंस जोड़ी हैं ताकि आप उसे विजुअलाइज कर पाए। तो हमने कहा हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं क्यूबिक, उसमें 3 ब्रेविस लैटिस हैं, सिंपल, फेस सेंटर और बॉडी सेंटर। सेकंड है ऑर्थोरोम्बिक, उसमें 4 हैं, सिंपल, एंड फेस, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। फिर है टेट्रागोनल, उसमें 2 हैं, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। मोनोक्लिनिक 2 हैं, सिंपल और एंड फेस सेंटर। ट्राइक्लिनिक में 1 सिंपल, हेक्सागोनल में 1 सिंपल और रोम्बोहेड्रल में 1 सिंपल। So there are 14 Bravais lattices formed by 7 crystal systems on the basis of type of unit cell. हाँ जी, क्लियर है? समझ में आई बात? सर बोलिए। सर ये हेक्सागोनल में एंड फेस सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि ऊपर के 2 प्लेन्स में ऊपर और नीचे के सेल लगा हुआ बीच में, सेल नहीं एटम सर। उसको एक अलग तरीके से पढ़ते हैं। ओके सर। हाँ जी, एनी? सर ये टेबल में एग्जांपल्स दिए गए हैं, हमें ये भी मेमोराइज करने हैं?
कोशिश करके देख लो, सारे तो होने नहीं है मेमोराइज। आपको बेसिकली क्रिस्टल सिस्टम मेमोराइज करने हैं, जो 7 सिस्टम है उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, राइट? ओके हाँ जी अंश। सर इनकी नेमिंग किस बेसिस पे करी हुई है कि ये क्यूबिक है और ये ऑर्थो रोम्बिक है? ये तो रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप है, तो आप मैथ्स में ज्योमेट्री में पढ़ते हो। क्यूब का मतलब तो क्या ये होता है? जिसकी सारी साइड बराबर, जिसके सारे एंगल बराबर। तो ये सर फिर उस हिसाब से तो इसके आगे भी जो नेमिंग होते हैं उनमें भी सिंपल तो आएगा ही आएगा। हाँ सिंपल तो आएगा ही सब में। तो फिर हम 14 से ज्यादा तो मतलब कुछ भी लग सकता है, मतलब 14 पर्टिकुलरली 14 पे अगर इससे बाद वाले जो शेप्स होंगे उनमें भी सिंपल कौन तो सी आएगा शेप ही है हमारे आएगा। पास? टोटल सॉलिड में है ही 7 शेप। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो 7 ही कैटेगरी में हैं: क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। इसके अलावा कोई और क्रिस्टल सिस्टम ही नहीं है। और इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल सब में पाया जाता है, क्यूबिक में एंड फेस सेंटर नहीं पाया जाता, मोनोक्लिनिक में बॉडी सेंटर और एंड फेस सेंटर नहीं होता, रोम्बोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक में सिर्फ सिंपल होता है, और टेट्रागोनल में एडिशनल बॉडी सेंटर होता है। आपके जितने भी टाइप के सॉलिड्स हैं जिन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, इन द एंटायर नोन वर्ल्ड टू द ह्यूमन, वी हैव ओनली 7 क्रिस्टल सिस्टम्स: क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रोबोहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राइक्लिनिक एंड हेक्सागोनल। ओके हाँ जी। नेक्स्ट लिखिए क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम a cube has 8 corners, 6 faces, 12 edges, and a body center. Atoms present at different positions. Atoms present at different positions have different contributions on the basis of number of unit cells, in which they are involved. राइट? बेटा हमारे पास ये 8 यूनिट सेल्स हैं। ये एक पोजीशन है जिसे मैं कॉर्नर कह रहा हूं। ये कॉर्नर यहां पर ऐसे मुझे दिखाई देगा। दिस इज द कॉर्नर। अब ये कॉर्नर कितने यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, ये बताइए। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर शेयरिंग दिस कॉर्नर? 8। इसलिए इसका जो अपना कंट्रीब्यूशन आएगा पर यूनिट सेल 1/8 आएगा। This sphere is shared by 8 unit cells, so its contribution in 1 unit cell is 1/8। क्योंकि एक एटम जो कॉर्नर पे पड़ा है वो हमारे पास 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है, इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल विल बी 1/8। ये एक एटम है जो मेरे पास फेस सेंटर में पड़ा है। अगर इस एटम को मैं यहां बनाता हूं, कितने यूनिट सेल्स में शेयर हो रहा है? 2। इसका मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 हो, राइट?
So atom present on face center is shared by 2 unit cells, इसलिए contribution 1/2 हो। ये जो पोजीशन है इसको एज कहते हैं। ये एक एटम एज पर पड़ा है, तो कितनी जगह शेयर हो रहा है? 4, इसलिए इसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 होगी। So atom which is placed on the edge is shared by 4 unit cells. So its contribution per unit cell is 1/4. An atom is placed on the corner that is shared between 8 unit cells. So its contribution per unit cell will be 1/4. जो फेस में पड़ा है वो 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है, इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/8 होती है। एक यूनिट सेल 8 कॉर्नर, 6 फेसेस और 12 एजेस को मिलाकर बनता है। राइट, नेक्स्ट लिखेगा। नहीं, इसमें लिखना तो कुछ नहीं है, जस्ट वेट। एक और पोजीशन ले लेते हैं। अब जो एटम यहाँ पर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है वो कितने और यूनिट सेल में शेड होगा? किसी में भी नहीं होगा, वो अकेला रहेगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन 1 रहेगी। तो हमारे पास जो पोजीशंस पे क्वेश्चन आते हैं वो कॉर्नर्स हैं, फेस सेंटर हैं, एजेस हैं और हमारे पास बॉडी सेंटर है। एक कॉर्नर एक से ज्यादा यूनिट सेल में जा रहा है, इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8। ये आपको कॉर्नर दिखाया गया है काट के, तो हमने कहा यहाँ पर एक कॉर्नर है, ये काट के दिखाया गया है कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो आ रही है मेरे पास वो 1/8 आ रही है। तो मेरे पास इसका 1/8वां हिस्सा एक यूनिट सेल में है और 7/8 पार्ट जो हैं वो 7 अलग यूनिट सेल्स में है। इसलिए एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में एक एटम का 1/8 पार्ट ही आएगा। राइट, कुछ बच्चों ने हो सकता है स्कूल में, क्योंकि पहला चैप्टर पहले से पढ़ भी रखा हो, पेपर भी दे रखा हो, तो उनको जल्दी आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। तो जिसको समझ ना आया हो वो हैंड रेज करे, जिसको आ गया उसे तो पता ही है कि कंट्रीब्यूशन क्या लेनी है। हाँ जी, क्लियर है सबको? हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनने हैं। हाँ जी लवन्या बोलिए। सर हर एक मतलब हर अलग पोजीशन पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन आएगी। बिल्कुल, कारण क्या है, हम वो पर्टिकुलर पोजीशन देखते हैं जिसके चारों तरफ के एटम हमें दिख पाए। अब सपोज एक स्टूडेंट कहता है मैं तो इस कॉर्नर पे रखना है, ये तो 2 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है तो ये भी कॉर्नर है। हमने कहा हम कंट्रीब्यूशन कहाँ से देखते हैं? जिसके चारों तरफ की पोजीशन हमें दिख रही हो, अदरवाइज हम उसे स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक यूनिट सेल जो है वो बहुत छोटी सी एंटिटी है, आपके पास एक स्पेस लैटिस में 10⁻20 यूनिट सेल्स हो सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक कॉर्नर वाला ही देखूं। राइट, मैंने कहा ये एज जो है वो 4 यूनिट सेल में है, आपको मैं इस एज पे देखना है, ये तो 2 में ही दिख रही है। राइट, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन जो है उस पोजीशन से नहीं ली जाती जिसके सिर्फ एक साइड पे यूनिट सेल दिख रहे हो, वहां से ली जाती है जिसके चारों तरफ के यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं। राइट, हाँ जी हर्षिता। सर ये डिस्ट्रीब्यूशन मुझे समझ नहीं आई, कैसे लिया आपने? बेटा हमने कहा हमारे पास ये एक 8 यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको? यस सर। अब इन 8 यूनिट सेल्स को मैंने नंबरिंग दे दी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 यूनिट सेल हैं जिनका कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपके पास जो ग्रीन वाला सर्कल मैंने बनाया है, ये ग्रीन वाला सर्कल जो है वो एक एज पे बनाया है। ये एज जो है वो कितने यूनिट सेल्स का कॉमन पॉइंट है? दिस एज इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ 1 2 3 एंड 4। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अब इसका मतलब है ये पूरा एक स्फीयर
4 यूनिट सेल्स में डिवाइडेड है, तो ये आपके पास एक सिंगल यूनिट सेल में 1/4 ही आएगा। अगर आपका बेटा स्टडी टाइम 8 आवर्स का है और आप 4 सब्जेक्ट्स को पूरा टाइम देते हो, तो एक सब्जेक्ट के पास कितना टाइम आएगा? बोलो। यस सर। यस सर नहीं, नो सर। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। इफ यू आर गिविंग 8 आवर्स इन अ डे टू सेल्फ स्टडी and you are giving 4 subjects equal time, so how many hours will be given to one subject? Sir, 2 hours. 2 hours. That is 1/4 of your total schedule, right? तो हम कह रहे हैं कि जो ये एक स्फीयर है, ये हमारे पास 4 यूनिट सेल्स में इक्वली डिवाइडेड है, तो एक सिंगल यूनिट सेल में टोटल का 1/4 ही आएगा। करेक्ट? यस सर। इसी तरह से जो ये एटम हमने बनाया है, जिसे हम कॉर्नर पे बना रहे हैं, ये एटम जो है वो कॉर्नर पे दिख रहा है, लेकिन ये कॉर्नर फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, थर्ड एंड फोर्थ, इन 8 यूनिट सेल का ये एक कॉर्नर है। इसका मतलब एक सिंगल यूनिट सेल में इसका 1/8 ही आएगा। Yes, sir. Right? So this is the way how we calculate the contribution. Is it clear now, Harshita? सर मुझे ये सारी समझ आ गई, आपने जैसे बोला, लेकिन फेसेस के 1/2 कैसे हुआ सर? क्योंकि एक अगर हम फेस पे रखेंगे तो वो एक ही फेस बनेगा, एक ही फेस पे आ रहा है। आपके कमरे की जो दीवार है वो एक कमरे में या 2 कमरों में है? अगर कॉमन वॉल है तो 2 तो कमरों फिर तो में। 2 है। और आप जो ये वॉल देख रहे हो जिसे मैंने 6 लिखा है, ये वॉल भी 2 के बीच में है ना? तो जो मेरे पास ये वॉल बनाई है मैंने, ये वाली ग्रीन वाली, ये मैंने किस किस के बीच में बनाई है? ये मैंने सेकंड और 6 के बीच में बनाई है। सेकंड और 6 की ये कॉमन वॉल है, सेकंड वाले का ये फर्श है और 6th वाले की ये रूफ है या नहीं है? यस सर। राइट? इसलिए Yes, लिया sir, हमने, समझ आ है ना? तो हमारी जो कंट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं वो इस बेसिस पे ले रहे हैं। सो हम कह रहे हैं हमारे पास जो एटम फेस सेंटर पर है वो 2 यूनिट सेल में डिवाइडेड है, जो एज पर है वो 4 यूनिट सेल में डिवाइडेड है, और जो कॉर्नर पे है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है। अभी भी कोई स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आया हो, कैन यू मूव अहेड? चलिए लिखिए। Molecular formula of a compound, molecular formula of a compound is decided by number of atoms in a unit cell. Number of atom is referred to effective number calculated from contribution. तो हमारे पास किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉलिड स्टेट के यूनिट सेल से डेवलप किया जाता है। उस फॉर्मूले में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट एटम की कंट्रीब्यूशन ली जाती है पर यूनिट सेल। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करता है इन ऑर्डर टू मेक अ कंपाउंड। तो पूरा स्पेस लैटिस एक सिंगल यूनिट सेल से बनता है जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, उसकी मदद से हम यूनिट सेल बनाते हैं।
और सॉरी स्पेस लैटिस बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन डिसाइड करता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। हाँ जी आरची क्या कह रहे हैं? ये लास्ट लाइन एक बार रिपीट कर दो। शाश्वत बताना क्या लिखिए? Number of atoms refer to the effective number calculated from contribution. राइट। हमारे कहा जो आपके पास एटम्स लेने हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाया जाता है, वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिए जाते हैं जो कंट्रीब्यूशन लगाकर लिए जाते हैं। कैसे लेंगे वो तो क्वेश्चन से ही समझा पाएंगे, ऐसे नहीं समझा पाएंगे। राइट, लिखिए क्वेश्चन। Find formula of a compound if atoms of element A are present on all corners and atoms of element B are present on all face centers. तो बेटा हम कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं? जिन्होंने पहले से स्कूल में कर रखे हो तो फटाफट भाग रहे होंगे कि आंसर बताएं हम, राइट? पर मैं आपको पहली बार करा रहा हूं तो मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा कैसे करना है। हमें कहा गया कि एटम्स ऑफ एलिमेंट ए, एक मिनट कुछ रह गया शायद, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हैविंग क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है कंपाउंड, उसमें एलिमेंट ए ऑन ऑल कॉर्नर्स है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी ऑन ऑल फेस सेंटर्स है। फॉर्मूला बताना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए एटम्स कॉर्नर्स पर हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। बी एटम फेसेस पर है, फेसेस कितने होते हैं? 6। हर एटम की कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले की कितनी है? 8 और फेस वाले की कितनी है? 2। तो ये कितने एटम हो गए? 3। ये कितने हो गए? 1। तो फॉर्मूला हो गया AB3। So this is the compound which has molecular formula AB3, A atoms on all corners and B atoms on all faces. हाँ जी, any confusion, any question? आपके पास जो फॉर्मूला मेकिंग है वो डिपेंड करती है कितने एटम कहां पर प्लेस किए हुए हैं। एक सिंगल यूनिट सेल का फॉर्मूला कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। हाँ जी यश बोलिए। सर फेस सेंटर में हमने ये नहीं लिखा था 8 कॉर्नर्स और हर एक फेस पर एक होगा, तो टोटल 8 + 6 क्या होना चाहिए? नहीं, वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था। यहाँ पर वो कह रहा है एक सिंगल यूनिट सेल है जिसमें ए एटम्स कॉर्नर पर हैं और बी एटम फेस सेंटर पर है। अगर आपसे कोई बोले फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है, जो आप कह रहे हो वही है, लेकिन यहाँ वो कंडीशन बदल दे रहा है। वो कह रहा है एक यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें कॉर्नर पे एटम्स एलिमेंट ए के हैं और फेस में एटम्स जो हैं वो एलिमेंट बी के हैं। ओके सर। हाँ जी शाश्वत। सर जैसे यहाँ पे फेस सेंटर में हमने जो 1/2 लिखा है वो तो सिर्फ 2 फेसेस का ही है ना, बाकी तो ओपन है। हर फेस का है, हर यूनिट सेल का हर फेस 2 यूनिट सेल के बीच में है, इसलिए उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 है। सर बाहर की तरफ की जो शेयर नहीं हो रहे फेस, 2 शेयर हो रहे हैं, मतलब अजी सारे ही शेयर हो रहे होंगे। आपके पास एक गिवन स्पेस लैटिस में अच्छा ट्रिलियंस जीलियंस ऑफ यूनिट सेल्स हैं। तो यू कैन नॉट से कि सरफेस वाले का मैं क्या करूं। हाँ, वो मैं सिर्फ उसको कंसीडर कर रहा था, वो जो आपने ड्राइंग बनाई थी ना। हाँ जी हाँ जी, लिखिए atoms of element P
are present on corners as well as face centers and atoms of element Q are present on edge centers. In a cubic unit cell. Find molecular formula. क्वेश्चन की सिचुएशन है कि मेरे पास एटम्स ऑफ एलिमेंट P एंड Q हैं, वो आपके पास कॉर्नर पे और फेस सेंटर पर है, और Q के जो एटम हैं वो आपके पास एज सेंटर पर हैं। तो आप बताइए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? हाँ जी रिया, क्या पूछना है? सर हमने वैसे एज सेंटर किया नहीं ना। एज सेंटर एज कोई यूनिट सेंटर। सेल नहीं होता बेटा, एज सेंटर पोजीशन होती है। हमने यहाँ रेड वाले स्फीयर से किया कि एज सेंटर को कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, हमने वहां से फॉर्मूला डेवलप करना है, राइट? ओके सर, यूनिट वैसे सेल हमने जो कोई टाइप नहीं है ना एज सेंटर। नहीं, प्रिमिटिव यूनिट सेल या नॉन प्रिमिटिव में कोई भी टाइप में एज सेंटर नहीं है, वो कंपाउंड्स में ही डेवलप होती है। हाँ जी अमोल, कैसे करेंगे? सर पी में सर टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और हर एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस राइट 6 फेसेस हैं और हर एक फेस की कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल राइट 4 आ गया। और क्यू में 12 एजेस हैं और हर एक एज की कंट्रीब्यूशन 1/4, तो राइट 3 आ गया। फिर पी 4 तो 3। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने नंबर ऑफ पोजीशंस लिख लेनी। कॉर्नर 8 हैं, फेस सेंटर 6 हैं और एजेस 12 हैं। अब एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/8 है, एक एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन 1/2 है, सॉरी फेस सेंटर की, और एज सेंटर की कंट्रीब्यूशन 1/4 है। तो ये फॉर्मूला आ गया P4Q3। तो यहाँ पर मेरे पास Q का नंबर 3 आ गया और P का नंबर 4 आ गया। सो हमारे पास P एटम्स जो हैं वो एक्चुअली एक यूनिट सेल में 14 थे, 14, 8 ऑन द कॉर्नर, 6 ऑन द फेस सेंटर। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन 100% ना होने के कारण हम उसको 8 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/2 कैलकुलेट कर रहे हैं, जिससे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 4 आया है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द वे वी हैव टू डेवलप द आइडिया अबाउट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? हाँ जी आर्ची। सर हमने अभी जो 2 क्वेश्चंस किए, इसमें हमने स्पेशली आपने क्वेश्चन में लिखा क्यूबिक यूनिट सेल में, तो किसी और यूनिट सेल में डिफर करेंगे लाइक टाइप? नहीं नहीं नहीं, वो वैसे ही किया कंप्लीशन के लिए। ओके सर। हाँ जी, अगर नहीं भी लिखा हो तो भी आप उसको सेम ही मानेंगे। अगले में नहीं दे रहा हूं, अगले में आपको ऐसे दूंगा। एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। 12 एजेस होती है ना ईशान, हमारे पास ये जो एजेस बनाई हुई हैं वो 12 हैं, इसलिए 12 लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। These are the 12 edges in a unit cell. एक और लिख लेते हैं, फिर हम बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। Atoms of element M are present on face centers as well as body center, while atoms of element N
are present on corners as well as edge centers. Find formula of compound if all atoms along a body diagonal are removed. क्वेश्चन में कहा गया कि m और n की एक फिक्स पोजीशन है, पहले उस पोजीशन को फोकस करें और फिर सोचें कि अगर एक डायगोनल के अक्रॉस अ बॉडी डायगोनल अलोंग अ बॉडी डायगोनल along a body diagonal are removed, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं m और n की पोजीशन देखूंगा। m कहां पर है? फेस सेंटर 6, बॉडी सेंटर 1। तो मेरे पास 7 एटम टोटल हैं और n के एटम कहां पर हैं? 8 कॉर्नर्स पर हैं और 12 एजेस पर। अब जब मैं बॉडी डायगोनल को रिमूव करूंगा तो क्या रिमूव होगा? सो व्हेन आई विल रिमूव एन एटम फ्रॉम अ बॉडी डायगोनल, देन व्हाट विल बी रिमूव्ड? अब सपोज यहां पर ये मेरे पास एक यूनिट सेल था, यहां पर इसका मैंने फिगर चेक किया, यहां पर मेरे पास जो m के एटम्स हैं वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट हैं और n के एटम कॉर्नर पर हैं। अब अगर मैं एक लाइन जो है वो बॉडी सेंटर से बॉडी डायगोनल से पास करता हूं तो वो ऐसी जाएगी, राइट? अगर मैं एक लाइन जो है वो बॉडी डायगोनल से पास करता हूं तो वो इन कॉर्नर्स के थ्रू जाएगी। तो इसमें क्या क्या आएगा? इसमें 2 कॉर्नर्स आ जाएंगे, इसमें क्या आएगा? एक बॉडी सेंटर आ जाएगा। सो आपके पास कोई एज नहीं आएगी, कोई फेस सेंटर नहीं आएगा, 2 कॉर्नर और एक बॉडी डायगोनल आएगा, बॉडी सेंटर आएगा। तो एक एटम ये चला गया, यहां पर 6 आ गए। अब इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2 थी तो ये 3 एटम रह गए, इसकी कंट्रीब्यूशन 1/8, इसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 थी। तो ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 3/4 है, तो ये हो गया 15/4। तो मेरा फॉर्मूला हो गया M12 N15, दैट मींस M4 N5। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपके पास जब सिंपल क्वेश्चन स्कूल लेवल पर पूछा जा रहा है तो सिर्फ पोजीशंस पूछी जा रही है कि एक एटम एक जगह पड़ा है, दूसरा एटम दूसरी जगह पड़ा है, आप बताओ क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन जब एंट्रेंस में पूछेंगे तो एटम निकाल देंगे। तो जब तक आपकी अप्रोच सही नहीं है कि आपने एटम्स के नंबर को करेक्टली नहीं लिखा, तब तक आपसे ये गलतियां होंगी कि आप फॉर्मूला मिक्स मैच कर जाएंगे। तो आपको पोजीशन देखनी है किसको निकाला गया। सो वी हैड रिमूव्ड ऑल एटम्स अलोंग अ बॉडी डायगोनल। तो वहां पर मेरे पास कितने एटम्स रिमूव होंगे वो चेक करना है, राइट? हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ जी बोले। सर ये m के तो 3 आ गए और इसका 15/4 आया, तो n12 n15 कैसे बना सर? 3 into 15/4 की रेशियो क्या बनेगी? 3 into 15/4 की रेशियो 3:15। हाँ 15 रेशियो। तो ये क्या बोलूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ, राइट? इसको सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 12:15 आ गई। फिर उसको सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट किया, 3 से डिवाइड कर दिया तो 4:5 आ गया। ओके, आज क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए बाकी अगली क्लास में करते हैं।